सर 29। बड़ी लेट है। काफ़ी लेट है। और बाकी सबके सर मेरा है कुछ तेरा तो हो गया, तूने दिखाया भी है शायद आता है ना? सर मेरी केमिस्ट्री में है 45, केमिस्ट्री में 25 है। कितने में से? 70 में से। क्यों? फिजिक्स में 45। मैं नंबर ही पेपर भी देखा था मैंने, तो पूरा पेपर ठीक था। हाँ। जो करके आया था मैंने नंबर काट दिया फालतू अंडरलाइन करते थे। क्या करता? सर मेरे पापा भी गए थे सामने, हाँ। उन्होंने पेपर देखा, वो हाँ। कहते नंबर कट तो मिलेगी। मैम कहती पेपर में नहीं चेक किया। तो एक बार वो देते हैं घर के लिए भी? नहीं दे रहे सर बिल्कुल, अब तो दिखा भी नहीं दोबारा। एक इतना बता कि मेरे साथ अगर कर रहा है ना, पर टेस्ट दे दे, मुझे भी टेस्ट खूब छोड़ रखी है। हाँ जी सर। है ना? टेस्ट दे दे जो छोड़ रखी है एटलीस्ट अभी दे दे, कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चेक करने में। और देख जितने इन सब ने दिए ये कह देना मतलब पहले टेस्ट तो दे दो, वो सारे दे चुका चेक कर। सर एक पापा ने मुझे बोला है मैं क्वेश्चन पेपर बैठना सॉल्व करना फिर करना सर चेक करा। ऐसा कर लेते हैं एक बार। और पता क्या तूने ऑर्गेनिक का कौन सा एक टेस्ट दिया है? एक भी नहीं? सर एक दिया हुआ है हेल वेल के मतलब। तो बाकी के दे दे, बाकी के दोनों का एमडीए की तो उसका ऑर्डर बोलता। और मेरे से पहले होती है कोई क्लास? सर आपसे पहले नहीं होता। बस 3:30 के आगे टेस्ट दे दिया फिर पहले मुझे बस मैसेज कर देना 2 बजे के आसपास, कहना सर ये टेस्ट देना मैंने, ताकि वो अगर यहाँ पर हुआ ठीक है, नहीं तो मैं फिर घर से प्रिंट ले आऊँ। तो कई बार क्या होता है टेस्ट चेंज किया वो इधर नहीं है, वो घर वाले कंप्यूटर में है, तू भी आ जाए मेरे पास टेस्ट ही ना हो, वो फ़ायदा नहीं। मुझे 2 बजे मैसेज कर देना सर मैं आ रहा हूँ टेस्ट देने, इस चेक करना वो टेस्ट मैं बना सकता हूँ, दे दे टेस्ट। सर आज वो न्यूज़पेपर में क्या जेई मेन का नया आया है, सारे मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए जेई मेन और एडवांस क्लियर करना कंपल्सन होगा, नहीं तो किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते आप। किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते मतलब? मैं तो बताऊँ घर में बेटा बीमार है ना, न्यूज़पेपर तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं इसलिए। आ जाओ इधर आगे आ जाओ, निकलो। मैंने पढ़ा नहीं है। उधर वो आया था कि मतलब आज से वो ये था ना कि 30 में 50 और 60% लेके एलिजिबल हो जाओगे। अब जब तक जेई मेन और एडवांस क्लियर नहीं होता किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं। एडवांस मतलब वही जेई मेन तो है पहले, एडवांस क्यों नहीं पाता है। क्या सोचा भी सर हमने। जेई मेंस का क्लियर करने के बाद आप एनडी का पेपर में बैठोगे, ये बहुत बुरा मुश्किल काम कर दिया। एनडीए के लिए सारे एलिजिबल होते हैं। ये तो अखबार फिर वो नीचे आया था ना फॉर फर्दर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वो नीचे लिखा होता है, उस पर फिर फ़ोन करके पूछा कहते हैं हाँ जी मैम अब जेई मेन क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप एनडी के लिए एलिजिबल हो और मर्चेंट नेवी के मैंने पढ़ा, मैं ऐसे मैं कह दूँ पढ़ा जो पहले का नियम आती सारे इतनी लेट क्यों हो जाते हो? हाँ जी भाविका, काउंसलिंग वगैरह से सर मेरे काउंसलर्स बुलाते हैं वो फॉरेन जाने के लिए ना, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन के बारे में। और ये ना ये जो पीछे बैठा है एक बार ये भी ऐसे किसी से कांटेक्ट में था, वो मेरे पास भी आए थे। खन्ना था हमें यहाँ पे ना बच्चों से काउंसलिंग, क्योंकि उन्हें गैदरिंग अच्छी मिल जाती है बच्चों के इकट्ठे, तो मैं ऐसी चीज़ों को एंटरटेन नहीं करता। पहले तुम लोग मेन पेपर तो दे दो, बाहर जाने के लिए बड़ा टाइम पड़ा है। ये भी एक तुम्हारा साथी जो पीछे बैठा ये करके बैठा था, कौन सा यहाँ पे है? हाँ वो मुझे भी कह रहे सर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, चलो भाई अब पहले स्टार्ट लास्ट टाइम याद है आपने HMO3 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे एंड किया था, है ना? फिर इसमें इससे आगे कंटिन्यू करना लास्ट वाला टॉपिक जो पेज छुड़वाए थे। अच्छा मैं कह रहा था इसको फिल्म को, मैंने चाहे मैंने कराए थे स्ट्रक्चर्स कराए थे ना, है ना? मैं तभी याद था मैंने स्ट्रक्चर्स किए थे, पेज छुड़वा के देखना हाँ तो पेज आप जो वैसे वहीं पे करते हैं है ना? मुझे था मैंने कराए थे, मैं आराम था, मैंने ऐसा लेक्चर बीच में जोड़ सकता हूँ पक्का, ये मेरी आदत शुरू से ही है। HMO3 के बाद वो तो कवर करना ही करना पेज छुड़वा के आगे दिखाइए। तभी तो आज ना लास्ट टाइम ज़्यादा HMO3 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद कुछ पेजेस छोड़े थे, आखिर में ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस ऑफ फॉस्फोरस सारे प्रिपेयर किए थे। आज के लेक्चर में मोस्टली सारी रिएक्शंस पे ही है। लास्ट टाइम मैंने HMO3 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराया था, ज़्यादा ऑस्मो डिल्यूशन मेथड किया था, तो एक बार अभिषेक मुझे थोड़ा सा रिवाइज कराएगा,
जब ये नाइट्रिक एसिड मेथड किया था इसे कमर्शियल मेथड कहा था, है ना, क्योंकि एक रिएजेंट था जिसको वापस रिसाइकिल किया था, कौन सा था, जिस रिएजेंट को रिसाइकिल किया था, रिसाइकिल मीन्स जो प्रोडक्ट में मिला उसको वापस ले आए थे रिएक्टेंट्स में, है ना, याद है नाइट्रस ऑक्साइड था, तो NO फाइनल प्रोडक्ट में भी आता था, उसी को वापस सर्कुलेट करके वही बार गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। आज ना मुझे आपके साथ HNO3 की सर्टेन रिएक्शंस करने थे, तो ये आपके CBSE के पेपर में क्या रिएक्शंस आ जाती है, कंप्लीट द रिएक्शंस विद कंसंट्रेटेड HNO3, ये या तो ये रिएक्शंस है विद कंसंट्रेटेड HNO3 या फिर ये रिएक्शंस है विद डाइल्यूट HNO3। हमारे टाइम की अगर बुक उठाओगे ना तब ये रिएक्शन पार्शियल इक्वेशंस के बेस पे थी, अभी पहले नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज करता था, फिर वो मेटल के साथ ऐड करते थे, फिर दोनों रिएक्शंस को ऐड अप कर रखा था। अब तुम्हारे CBSE में तो ये आ रखा है कंप्लीट द रिएक्शंस, कंपटीशन में क्या आ रखा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो मुझे ना उससे ध्यान रखता है जब भी मेरे पास कंसनट्रेटेड HNO3 आएगा, याद है मेटल और एसिड को रेड करें तो फॉर्मेशन सॉल्ट आएगा, क्लियर, इसलिए जब भी किसी मेटल और सॉल्ट को एसिड को रेड करेंगे एक तो सॉल्ट फॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे कॉपर है तो कॉपर नाइट्रेट, जिंक है तो जिंक नाइट्रेट दे देगा फॉर्मेशन, है ना, और दूसरा कौन सा है ये जो डाइल्यूट HNO3, इनमें बाकी प्रोडक्ट्स जरूर घूमेंगे साथ में NO2 और साथ में वाटर। बस ये लॉजिक यहाँ पे ध्यान रखना कि whenever we consider concentrated HNO3 then corresponding nitrate salts and we get formation of NO2 and water। और अगर मैंने ले रखा है डाइल्यूट HNO3 इनमें वाटर तो घूमेगा ही घूमेगा, पर अगर मैंने ले रखा है कॉपर और दूसरा कौन सा ले रखा है जिंक, विद कॉपर वी गेट फॉर्मेशन ऑफ NO और जिंक के साथ वी गेट फॉर्मेशन ऑफ N2O। अगर मुझे ना इन रिएक्शंस का बस ये लॉजिक याद रखे, मुझे 3-4 रिएक्शंस इकट्ठे करने थे, आपको याद करने आसान हो जाएगा। दैट विद कंसनट्रेटेड NO2 and water and with dilute we get formation of nitrous oxide in case of copper and zinc we get formation of N2O। सारी रिएक्शंस कितनी आसान हो जाएगी, कैसे, अगर फर्स्ट रिएक्शन हम आपके साथ लिखता है यहाँ पर, फर्स्ट मैंने कॉपर को रेड किया विद HNO3, कॉपर विद HNO3, और फर्स्ट केस मैंने कौन सा कर दिया इसे डाइल्यूट, क्लियर, तो इसे जब रेड किया इन दोनों को रेड किया तो मुझे याद है अभी कहा था जब भी डाइल्यूट के साथ है वी गेट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट मेरे पास CuNO3 ट्वाइस ये आ गया, साथ में कौन सा ऑक्साइड घूम रहा था NO, और साथ में क्या घूम रहा था मेरे पास वाटर। एक साइड की मैंने बैलेंसिंग लिख दी थ्राइस कॉपर और 8 HNO3। अब तुम लोग बाकी मुझे करा दोगे कंप्लीट रिएक्शन, यहाँ पर तो आ जाएगा थ्राइस, आगे उधर 4 लास्ट में उधर आ जाएगा तो है। क्योंकि NO यहाँ पर क्या हो गया 6 हो गए, अगर 6 हो गए टोटल N क्या घूम रहे थे 8, तो दैट यहाँ पे ये ट्वाइस लास्ट में और 4 लास्ट में मेरे पास 4। ऐसे एक साइड का बैलेंस ध्यान में रख के बैलेंसिंग थोड़ी सी आसान लगेगी। ऐसे ही देखो नेक्स्ट, अब मैंने कॉपर को रेड कर दिया किसके साथ, अगेन विद HNO3। अब मैंने HNO3 क्या ले रखा है कंसनट्रेटेड, क्लियर, अगर ये कंसनट्रेटेड है तो अब इसके 4 अब लिखवाओगे प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे, CuNO3 ट्वाइस, क्लियर, जब भी स्ट्रॉन्ग था वी गेट फॉर्मेशन ऑफ कौन सा प्रोडक्ट था साथ में NO2 और वाटर, तो यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट NO2 प्लस वी गेट फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्लियर। अब कराओगे से बैलेंस, कॉपर एज सच है ना, नाइट्रोजन क्या थे 4, क्या कर दूँ पहले नाइट्रो, चलो हाँ वाटर तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, NO2 ये भी ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि 2N तो यहाँ पर आ गए, हो गया रिएक्शन। ऐसे ही अगर नेक्स्ट कॉपर के बाद सेकंड किसके साथ करना था विद जिंक, रेड किसके साथ किया HNO3। हर बार पहला रिएक्शन क्या करता हूँ विद डाइल्यूट, अगर जिंक और नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट था तो यहाँ पर 4 और 10। अब लिखोगे प्रोडक्ट्स, है ना, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलना ही था जिंक NO3 ट्वाइस, और इस बार देखो जिंक सिर्फ एक जिंक था जो कौन सा ऑक्साइड देता है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, और साथ में फॉर्मेशन ऑफ वाटर,
क्लियर। अब कराओगे पूरा रिएक्शन बैलेंस। वाटर को बाद में, पहले जिंक से स्टार्ट करो। जिंक नाइट जिंक आ जाएगा 4, क्लियर। अब नाइट्रोजन कुछ करो, नाइट्रोजन को 4N2O सक्षम 8 ये और 2 ये 10 पूरे हो गए, क्लियर, कंप्लीट हो गए। और बचा क्या वाटर, कितना कर दूँ यहाँ पे, क्लियर। और शायद नेक्स्ट रिएक्शन तो आप लोग मुझे लिखवा दोगे फिर। ये नेक्स्ट रिएक्शन में अब मैंने क्या किया, जिंक, क्लियर, इसे रेड किससे के साथ किया, विद HNO3। इस बार ये क्या ले रखा है, कंसंट्रेटेड, क्लियर। तो जिंक कंसंट्रेटेड करवाओगे। अब मुझे तो इस साइड का भी लिखना आ रहा, सारी की सारी रिएक्शन देखो। चलो प्रोडक्ट्स पहले अगर आइडेंटिफाई करना है, जिंक NO3 ट्वाइस, साथ में हाँ जी कौन सा एसिड था इस बार, कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड में प्रोडक्ट क्या घूमता था, साथ में NO2 और साथ में क्या घूमता था, वाटर। देखो सारी रिएक्शन सेम नहीं है जो कॉपर के साथ थी। कॉपर वाली रिएक्शन मेटल्स के साथ ही रिएक्ट हो सकता है। इन दो के साथ ही है रिएक्शन, आपकी बुक्स में उठाओगे ना, इन दो के साथ ही दे रखा है, जिंक एंड कॉपर, क्लियर। तो जब ये किया 4, तो यहाँ पर अब सारी की सारी बैलेंसिंग मेरी सेम रहेगी, क्लियर। यहाँ पर तो ना मैंने अभी रिएक्शंस आपकी किसके साथ लिखी थी, विद मेटल्स। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर सकता है विद आवर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल देखो आयोडीन है, क्लियर। और कौन सा घूम रहा है, फॉस्फोरस। और क्या घूम रहा है मेरे पास, सल्फर, क्लियर। तो इसका ना मैंने आपके ना किसी स्टूडेंट ने एक बार पूछा था, खन्ना सर इतनी रिएक्शंस को याद कौन करे, तब मैंने आपको मेटल्स के हिसाब से टिप दे दिया। क्या था, अगर कंसंट्रेटेड है तो हर बार प्रोडक्ट था NO2 और वाटर डाइल्यूट के साथ, क्लियर। जब भी रिएक्शन करेंगे विद नॉन मेटल्स रिएक्शन, अब मैं HNO3 लिखूं या ना लिखूं, नाइट्रिक एसिड इज ऑलवेज कंसंट्रेटेड, क्लियर। तो अगर कंसंट्रेटेड है तो देखो आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगा आयोडिक एसिड, फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर कन्वर्ट कर जाएगा इनटू H2SO4। तो एक टिप ये मिल गया। और साथ में क्या था, इनमें वी ऑलवेज कंसिडर नाइट्रिक एसिड एज आवर स्ट्रॉन्ग एसिड, कंसंट्रेटेड। अगर कंसंट्रेटेड है तो कौन से प्रोडक्ट साथ में घूम रहे थे, NO2 और वाटर। तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स और साथ में NO2 और वाटर आ जाएगा। हमारे कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन आया, क्लियर। उन्होंने क्या किया, पेपर में रिएक्शन तो बैलेंसिंग डाल नहीं सकते, तो उन्होंने क्वेश्चन क्या डाल दिया, व्हेन दिस मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट कंसंट्रेटेड मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। तो उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन। और तुम्हारे CBSE में तो बड़ी बात, अगर पुराने पेपर उठाओगे ना 3-4 साल के, कई बार ये आपको आ रखा है कंप्लीट द रिएक्शन, इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर, क्लियर। यहाँ तक क्लियर। अगर अब यहाँ तक क्लियर है कर दो आप सक्षम, साथ साथ लिखा करो। अब इसके बाद रिएक्शंस किसके साथ रहेगी, विद नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल का अभी आपको टिप दिया था मैंने, आयोडीन को रेड किया किसके साथ, विद HNO3। एक साइड की बैलेंसिंग हर बार लिख लेता हूँ। अब तुम लोग इतने टिप दिए थे, बनाओगे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, या मैं यहाँ पर लिखूँ कंसंट्रेटेड या नहीं, वो हमारी मर्जी थी। तो व्हेनेवर एसिड इज रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स, एसिड इज ऑलवेज कंसंट्रेटेड, क्लियर। अब बनवाओगे प्रोडक्ट्स। एक अभी आपको कहा था आयोडिक एसिड पक्का घूमेगा, HiO3, क्लियर। साथ में क्या, हाँ जी स्ट्रॉन्ग था तो स्ट्रॉन्ग NO2 और साथ में क्या घूमेगा, वाटर, क्लियर। अब तो करा लो इसको बैलेंसिंग। एक साइड मैंने लिख रखा है I, तो यहाँ पे ट्वाइस आगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा। और वाटर, हाँ जी वाटर 5, 2 यहाँ पर नहीं आ गए, हाँ जी 2 यहाँ पे आ गए। तो ये ऐसे सेकेंड रिएक्शन अगर एक और लिखता कार्बन, इस बार इसे लिख कर दिया फिर नाइट्रिक एसिड, कार्बन और नाइट्रिक एसिड। तो कार्बन कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, CO2, साथ में क्या घूम रहा था, NO2, और थर्ड प्रोडक्ट क्या घूम रहा था, H2O। बना दोगे आप इसे भी बैलेंस, हाँ जी 2NO2 आ गया, 4 आगे, हाइड्रोजन 4
अगर हाइड्रोजन 4 है तो 2 ट्वाइस वाटर हो गया रिएक्शन। और ये सारी ना एक साइड की बैलेंसिंग सिर्फ इस रिएक्शन के लिए लिख रहा था, नहीं तो इसको अगर हम लोग हिट एंड ट्रायल भी करते ना, जहाँ तक आप बच्चों को क्या होता है खाना सर, ये तो हम लोग हिट एंड ट्रायल से भी आ रहे हैं। इस सेक्शन के लिए मैं इतना आपको डिटेल करा रहा था क्योंकि इसको बैलेंस करना सबसे मुश्किल था। S8 यहाँ पे नाइट्रिक एसिड क्या आ जाता है 48, क्लियर। तो 48 को तो हिट एंड ट्रायल करते करते भी छुट्टी हो जाएगी बैलेंस करते हुए। तो अब तुम लोग प्रोडक्ट्स आप आइडेंटिफाई करा दो। SO2 अभी आपको टिप दिया था आयोडीन आयोडिक एसिड, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस फास्फोरिक एसिड। कार्बन के साथ कार्बोनिक एसिड क्यों नहीं बनता? ये CO2 और वाटर, इसलिए कार्बोनिक एसिड ही घूम रहा है। ये तो नहीं, आप भी बड़े बच्चे पूछा करना सर वहाँ पे क्या हुआ, तो ये CO2 और वाटर कार्बोनिक एसिड का ही कम्बिनेशन था, क्लियर। हाँ जी, एक H2SO4, बाकी हाँ ना कुछ तो बोलो, NO2 सारा मैं ही बोलूँ। हाँ जी, और NO2 साथ में H2O, अब बैलेंस कराओ। NO2 48. चलो NO2 को वो यहाँ से लेके 48, H2SO4 8. है ना 8। अब हाइड्रोजन 3 कितने हैं टोटल 48 48, कितने आ गए यूज में 16 आ गए, कितने रह गए 25. 25 प्लस 2 50, ये 48। 60 क्योंकि यहाँ पे देखो क्या आ गए 16 आ गए, 16 आ गए, टोटल क्या थे 48, कितने रह गए 32। अगर 32 है हाँ जी, हो गया क्लियर। अगर ये क्लियर है, एक लास्ट सेक्शन अब ये आप लोग लिखना P4 और इधर मैंने नाइट्रिक एसिड अब आपके साथ कर दिए 20HNO3, ये प्रोडक्ट्स अब तुम लोग बना दो। H3PO4 अभी इसलिए आपको ना ये मैंने रिएक्शन के अपने दिमाग में लॉजिक रखे हुए आ गया एक फॉस्फोरिक एसिड और NO2 वाटर और साथ में आ गया एक NO2 और साथ में क्या आ गया वाटर। इसलिए अब क्लियर हुआ क्यों लास्ट टाइम ये रिएक्शंस भी किए थे। तो लास्ट टाइम आपको याद है मेथड ऑफ प्रिपरेशन N2, उसकी रिएक्शंस Na3 के प्रिपरेशन, क्लियर। ये सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसलिए लेक्चर आधे में रोक दिया था रिएक्शंस का, बाकी रिएक्शंस आज पढ़ो, क्लियर। अगर ये था तो यहाँ पे पक्का ये 4, क्लियर, ये आगे 20, क्लियर। क्योंकि इस बार क्या थे 20, 12 तो आगे यूज में, अगर 12 आ गए तो 8, क्लियर। और अब तो ये टिप ना तुम लोग बुक्स में नहीं दिया, साथ में ये जरूर लिख लो व्हेनेवर वी कंसीडर कंसंट्रेटेड HNO3, तब प्रोडक्ट क्या घूम रहा था NO2 और वाटर। अगर डाइल्यूट था तो कॉपर के साथ NO और जिंक के साथ वी गेट फॉर्मेशन ऑफ N2O, बस करके बाकी सारे रिएक्शन लिखने आसान हो जाएंगे और इनको रट्टा लगाने की भी नहीं जरूरत। बस था क्या, आयोडीन को रेड किया HNO3 आयोडिक एसिड, कार्बन CO2 प्लस वाटर कार्बोनिक एसिड का बेसिक घूम रहा, और ये मेरे पास क्या है सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस फास्फोरिक एसिड करके कुछ तो लॉजिक याद रह जाएगा रिएक्शन याद करने का, क्लियर। इसके साथ हमारा एक और टॉपिक खत्म ऑन द बेसिस ऑफ पावर NH3, क्लियर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था नाइट्रोजन के बाद याद है नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा लिखा था फास्फोरस। ये ना पता नहीं अब आपके किसी के पेपर में फास्फोरस मोस्टली आपको पेपर में डिफ्रेंशिएट करना आता है P4, क्लियर। ये जो P4 था ये एग्जिस्ट कर सकता है वाइट फास्फोरस, इसलिए मैंने जब हमेशा आपको इसका कंसेप्ट मैंने हमेशा टेबुलर फॉर्म में करा रखा है, वाइट फास्फोरस। और इस साइड हमारे पास कौन सा आ गया रेड फास्फोरस, क्लियर। इनमें ना बुक्स में आपके डायरेक्ट रहता है, ये जो वाइट फास्फोरस था दिस इज हाईली रिएक्टिव एंड पॉइजनस इन नेचर, रिएक्टिव एंड हाईली पॉइजनस इन नेचर। ये क्या था लेस रिएक्टिव, रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव। अभी बस लिख रहा था, इनका स्ट्रक्चर करेंगे। दिस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोमर, दिस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोमर। ये जो रेड फास्फोरस था दिस एग्जिस्ट इन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमर,
कैसे P4, इसी P4 को मैंने क्या घुमा दिया एंटेंस। फिर एक और जो डिफरेंस आता है यहाँ पर मोनोमर और P4 के बेस पे, इसका जो सिंथेसिस है, दोनों की सिंथेसिस हम लोग किससे करते हैं? थ्रू ब्लैक फॉस्फोरस, थ्रू ब्लैक फॉस्फोरस। फिर एक हमारे पास ब्लैक फॉस्फोरस क्या था? अल्फा फॉर्म, एक हमारे पास क्या? बीटा फॉर्म। ये आपको ना सारे पॉइंट्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि सीबीएसई में तो डिफरेंशिएट करना आ रखा है। कंपटीशन में एक बार क्या हुआ था, आप में से किसी ने मुझे कहा भी, एक बार ओजोन और एक बार P4 की प्रॉपर्टीज आ गई थी, आपको सॉर्ट आउट करना था सारी प्रॉपर्टीज ट्रू है या कुछ प्रॉपर्टीज इनमें से फॉल्स भी है। क्लियर? ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देखो, एक अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, दूसरा कौन सा आ गया? बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अगर मैं इसे हीट करता हूँ बीटा को, देन वी गेट फॉर्मेशन ऑफ दिस वाइट फॉस्फोरस। अगर मैं हीट करता अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस को ऑन हीटिंग, दिस गिव्स अस फॉर्मेशन ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये आपके पेपर में सारी स्टेटमेंट्स आ रखी है। तो अब देखो रिएक्टिविटी का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉलीमर क्या चला गया था? पॉलीमर, अगर पॉलीमर है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ दिस P4 डिक्रीजेस। क्लियर? अब पता क्या होता है पेपर में जब आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हो, खन्ना सर स्ट्रक्चर तो ठीक ना था, मैम ने नंबर कट कर दिया है, इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें। एक कॉलम क्या लिखकर बैठा? हाँ जी, मोनोमेरिक यूनिट। एक क्या मान रखा है आपके साथ? यूनिट पॉलीमर के बेस पे। याद है P4O6 जब कराया था, कुछ टिप दिया था उसमें, पहले स्केलेटन बना लेता था। तो देखो इसका अगर स्केलेटन ड्रॉ करता, एक फॉस्फोरस, सेकंड फॉस्फोरस, थर्ड फॉस्फोरस और फोर्थ फॉस्फोरस। क्लियर? इन सबको कर दिया आपस में लिंक। अगर आपस में लिंक किया, इन सब पर मेरे पास बैठा यहाँ पर लोन पेयर, ये तो मोनोमेरिक यूनिट आ गया P4 का, आ गया मोनोमेरिक यूनिट। अब मैंने मोनोमेरिक यूनिट के साथ सिर्फ इसे रब कर दूं। हाँ जी, तो यहाँ पर अब मैंने फॉस्फोरस के साथ कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था? पॉलीमर का। तो देखो पॉलीमर के लिए एक लॉजिक तो मिल रहा है, 1P, सेकेंड P, थर्ड P और फोर्थ P, एक यूनिट। ऐसे ही यहाँ पर ये सेकेंड यूनिट, ऐसे ही यहाँ पर थर्ड यूनिट आ जाएगा। क्लियर? इन यूनिट्स में एटलीस्ट ये बॉन्ड्स तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, कर रहे हैं ये बॉन्ड एग्जिस्ट। क्लियर? अब यहाँ पे ना आपको डाउट्स क्या आता है, ये बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? अब तुम लोग बताओ, मैं यहाँ पर बीच में लाइन शो करूँ या दोनों जगह लाइन शो करें या क्या करें? अब बीच में भी लाइन शो करूँ, है ना? पेपर में जल्दी जल्दी में तुम लोग क्या कर लो, खन्ना सर आप जैसे स्ट्रक्चर बनाया था, मैम ने नंबर ही नहीं दिए, तुम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी बॉन्ड शो कर दिया। बेसिकली क्या था, जब ये पॉलीमर में जा रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे पी से कंबाइन नहीं करके, दूसरे पी से कंबाइन कर रहा था, इसलिए इस बार ये था मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ आवर पॉलीमर। इसलिए नोट्स में भी ना वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस मैंने आपको दोनों के स्ट्रक्चर एक ही पेज पे दे दिए, तो मैं इनके डाउट साफ खत्म हो जाए कि हियर दिस बॉन्ड वाज बीइंग ब्रोकन, ये बॉन्ड ब्रेक करके फिर दूसरे फॉस्फोरस से कंबाइन कर रहा था। ये पेपर में गलती हो जाती है। और ये वाइट है, ये पहला वाइट था और ये P4 भी चला गया पॉलीमर रेड फॉस्फोरस। इसलिए ना आपको टॉपिक एक टेबुलर फॉर्म में करा दिया कि तुम्हें घर जाके याद करना आसान हो। और अभी किसी का पेपर पढ़ रहा था, आज शायद हुआ या लास्ट लेक्चर किसी का हुआ था पेपर, उनके रिएक्शन ही यही आ गए जो नेक्स्ट मैंने अब आपके साथ करना था। ये P4 जो था वाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव था, तो अगर ये रिएक्टिव था, इसकी दो तीन रिएक्शन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, फॉस्फोरस को रेड कर दिया किसके साथ, विद NaOH, P4 रेड्स विद NaOH, NaOH इसको थ्राइस और यहाँ पे साथ में कर दिया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इन्हें रेड किया तो विल गेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कौन सा आ गया, ये जो मैंने नेक्स्ट करना है, फॉस्फीन गैस। एक मेथड आ गया फॉस्फीन बनाने का, क्लियर, फॉस्फीन गैस। और साथ में सेकंड प्रोडक्ट विल गेट फॉर्मेशन ऑफ NaH2PO2, NaH2PO2। इसका अगर नाम किसी को करना था, इसका नाम क्या था, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड।
sodium hypophosphite. We get formation of sodium hypophosphite. एक सेकेंड रिएक्शन अगर ध्यान में हो P4, क्लियर। अब तुम लोग ये बता दोगे अगर मैंने यहाँ पे बनाना है P4O10, क्लियर, तो इसकी रिएक्शन किससे कर रहा हूँ, विद ऑक्सीजन। ऐसे ही P4 इसको फिर ऐड किया ऑक्सीजन, एक बार बनाना है मैंने P4O6। मुझे बैलेंस भी करा दो और लिख के क्लियर होगा कहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस, कहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटेड। इस यहाँ से ना हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, बड़ी रिएक्शन आगे आएंगी, कभी एक्सेस लेंगे कभी लिमिटेड लेंगे। नीचे वाले में 3 ऑक्सीजन। चलो तो ये P4, ये थ्राइस, ये P4, तो ये 5, इतने नहीं क्लियर हो रहा। यहाँ पे क्या था, वी आर कीपिंग ऑक्सीजन एक्सेस और यहाँ पे वी आर कीपिंग ऑक्सीजन लिमिटेड। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास क्या आ गई, लिमिटेड, और ज़्यादा इन दोनों के स्ट्रक्चर्स करा रखे थे, इनका नाम भी बता रहे ट्राईऑक्साइड और ऊपर ज़्यादा पेंटाऑक्साइड, ये थे दोनों के स्ट्रक्चर्स। मुझे एक बार रिवाइज कराओगे, जब मैंने ये P4O6 किया था इसमें बॉन्ड किस टाइप का बन रहा था, सिंगल था। इसमें यहाँ का P4O6 में ब्रिज बॉन्ड बनाए थे, ब्रिज बॉन्ड यानी सारे फॉस्फोरस को लिंक कर दिया था थ्रू ऑक्सीजन। जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ब्रिज लिगेंड्स नहीं किए थे, दो मेटल आइटम्स को लिंक करते थे थ्रू सेम लिगेंड, क्लियर। यहाँ पे क्या था, फॉस्फोरस को PO ऑक्सीजन से लिंक नहीं किया था, 6 PO नहीं काउंट किए थे। सिंगल ही नहीं हुए सारे, सिंगल बॉन्ड तो मेरे पास सिर्फ P और O के सिंगल बॉन्ड नाम वही हुआ। बोलते आपने वही पूछा नीचे वाला, बस यहाँ पे लाइनों के बीच में वो आ हाँ, गई। यहाँ पे जब POP बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड नहीं था, ये ब्रिज बॉन्ड था। तीन को सिंगल बॉन्ड में तो दो चीज़ों को लिंक कर रहा हूँ, यहाँ पे POP को लिंक किया था, तो ये ब्रिज बॉन्ड था, इसको एक नया नाम दिया था ब्रिज बॉन्ड। और यहाँ पे कहता था कंपटीशन में आया भी है, हाउ मेनी POP बॉन्ड एग्जिस्ट या हाउ मेनी ब्रिज बॉन्ड एग्जिस्ट, कर रखे थे सारे स्ट्रक्चर्स, क्लियर। तो इससे बताओ एक फॉस्फोरस का कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। ऊपर वाली रिएक्शन की चीज़ की है, ये फॉस्फिन आ गया ना, क्योंकि नेक्स्ट मैंने 3 केमिकल अब आपको क्या पकड़ना है, कौन सा PH3, साथ में कौन सा पकड़ना है PCl3, और थर्ड कौन सा पकड़ना है PCl5। तो देखो ये नेक्स्ट PH3 का एक मेथड मिल गया सिंथेसिस का, क्लियर। ये आपके पेपर में अभी किसी के आया था, कंप्लीट द रिएक्शन, क्लियर। तो अगर देखो इसी रिएक्शन के आगे चलते हैं, अब व्हाइट फॉस्फोरस के बाद एक ये फॉस्फिन को अगर नेक्स्ट केमिकल पकड़ता हूँ, फॉस्फिन PH3, फॉस्फिन का बनाने का एक मेथड ये आ गया सिंपल। ऐसी ना इसकी सेकेंड रिएक्शन भी सिंपल है, ये शायद तुम में से कोई कंप्लीट करा दे। अब मैंने कैल्शियम फॉस्फाइड CH3P ट्वाइस इसको रेड कर दिया इसके साथ विद वाटर। अब बनवा सकते हो कैल्शियम फॉस्फेट और वाटर, क्या क्या मिलेगा, चल कैल्शियम और वाटर कंबाइन करके कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स दे दिए, और साथ में एक अभी टिप दिया था, कौन सी गैस बननी है साथ में, फॉस्फिक, क्लियर। तो अब करा दोगे बैलेंसिंग है ना। यहाँ पे तो आ गया थ्राइस, अगर ये रिएक्शन लिखवा दिया नेक्स्ट वीक तुम लोग ही लिखवा दोगे। नेक्स्ट रिएक्शन में अब फिर मैंने पढ़ा इसी को कैल्शियम फॉस्फाइड, क्लियर, और इस बार इसे डिक्रीज कर दिया विद HCl। और ये तीनों रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपरों में कई बार आ गई कंप्लीट द रिएक्शन, इसलिए ना बार बार कह रहा था अगर आपने उठा ली कंप्लीट, उसमें तो रिएक्शन करने बैठ गए ना यही रिएक्शंस करते रह जाएंगे। और एक बार मुझे याद है लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे पास 8 नंबर का आता है P ब्लॉक, 8 नंबर का, तो 8 नंबर से एक भी रिएक्शन नहीं है, सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर और इनके स्ट्रक्चर सारे। और इसलिए कह रहा था कॉम्पिटिशन में भी ना अगर JEE की बात करूँ 30 क्वेश्चन, इनमें मोस्टली हाइड्रोजन S, P ब्लॉक, D एंड F इन सब के इकट्ठे क्वेश्चन आते हैं, रेयर है कभी रिएक्शंस आई है, क्लियर। हमेशा आपको इनके रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर, स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। हाँ एक आध बार आया था जो भी आपको टिप दे दिया था कि कॉपर ने दे दिया NO2 और वाटर या N2 और वाटर, ऐसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, क्लियर। तो ये जितनी रिएक्शन बोर्ड पे लिख रहा था ना कहीं तुम्हारे CBSE या कॉम्पिटिशन में इन्हीं पे क्वेश्चन आए हैं। अब कराओगे इसे भी कंप्लीट है ना। एक तो Ca इससे कंबाइन कर दिया Cl2 तो कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में अब देखो पेपर में जब रिएक्शंस आएंगे कई बार कोई उल्टा सीधा रिएक्शन भी आ गया, कुछ तो लॉजिक घुमा लोगे पेपर में कंप्लीट करने का, क्लियर। तो ये कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास थ्राइस, और यहाँ पे फिर
ये इसकी ना एक ही रिएक्शन मेन थी, याद है हम लोग अमोनिया को रेड करते थे विद HCl, मिलता क्या था NH4Cl, है ना। अब मैंने अमोनिया के प्लेस पे यहाँ पे आपको क्या दे दिया PH3, यहाँ पे HCl के प्लेस पे क्या दे दिया HBr, अब क्या मिल जाएगा PH4Br, है ना, we get formation of PH4Br, that means again we get formation of adduct product, मिल गया यहाँ पे adduct product, क्लियर। क्योंकि वहाँ पे अमोनिया और HCl ज़्यादा करते थे, वाइट डैश फ्यूम्स देता था, यहाँ पे बस HBr सेम रिएक्शन आ गई एडक्ट फॉर्मेशन के बेस पे, क्लियर। अब बताओ इसके साथ फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, दूसरा कौन सा हो गया फॉस्फीन, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और एक दिस आल्सो गिव्स अस फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट प्रोडक्ट्स। और रीजनिंग में तो बड़ी बार कर लिए, इसका स्ट्रक्चर चलो जो लास्ट लेक्चर नहीं आए थे, मुझे एक बार बताओगे इस PF3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 में तो बॉन्ड sp3, अब देखो एक कह रहा है sp2, एक कह रहा है sp3, मुझे भी नहीं याद, क्लियर। मुझे फॉस्फोरस के ऑटोमोशन में इलेक्ट्रॉन ध्यान है कितने हैं, NH2 NP3 5, अगर 5 है 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो अब sp2 है या sp3, और कौन सी शेप आगे पिरामिडल शेप, क्लियर। ये क्वेश्चन या वही अमोनिया गैसियस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में चला गया, फॉस्फेट गैसियस फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इनके रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, क्लियर। इसके बाद ना अब जो लास्ट रह गया इस चैप्टर का, इस फैमिली का टॉपिक, वो PCl3 और PCl5 रह गए। उन दोनों को भी ना मैंने फिर आमने सामने, क्योंकि ये तुम्हारे पेपर में इन दोनों के स्ट्रक्चर्स आ रखे हैं, प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 एंड प्रिडिक्ट स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, दोनों के स्ट्रक्चर प्रेडिक्शंस आ रखी है, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी पर्टिकुलर रिएक्शंस आ रखी है। देखो जब PCl3 है, इसे रेड किया फॉस्फोरस विद क्लोरीन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ PCl3, ऐसे यहाँ पे फॉस्फोरस को ट्रीट किया विद क्लोरीन, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ PCl5। टैबलेट फॉर्म में बनाना है, हाँ जी, टैबलेट फॉर्म में बनाना है, ये मुझे टॉपिक में करने आसान हो जाएगी इनकी रिएक्शंस, क्लियर। ये आगे अब यहाँ पे लिखते कराओगे बैलेंस, हाँ जी, तो इधर है ना, आगे क्लियर। अब लिखते क्लियर होगा, यहाँ पे क्लोरीन क्या आ गई लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड, और यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास इन एक्सेस, क्लियर। अभी दूसरे ग्रुप में कोई बता रहा था, उनके पेपर में यही रिएक्शन आई थी, फॉस्फोरस विद लिमिटेड सप्लाई या एक्सेस सप्लाई, और इसकी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन आ गई। अब दोनों बताओ PCl3 और PCl5 के साथ, मुझे मेरे साथ ऑर्गेनिक में कई रिएक्शन की है, वो एल्कोहल को बनाते है ना, ROH और RCOH का रखा है। तो देखो यहाँ पर ना अगर मैं वो रिएक्शन रिपीट करता, ROH इसको रेड किससे करते थे PCl3, सेकंड क्या करता था RCOOH, इसको भी रेड किससे करते थे PCl3 करते थे। ऊपर बनवाओ कि प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलते थे, पहले अगर 3 था तो इसको थ्राइस करता था, अगर थ्राइस किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट थ्राइस RCl, साथ में क्या मिलता था H3PO3, और यहाँ पर इसको भी थ्राइस किया तो थ्राइस RCOCl, और साथ में क्या मिला मेरे पास H3PO3, हाँ जी आ गई है, क्लियर। तो अब तुम्हें से कोई तो लिखवा देगा, यहाँ पे फिर मैंने PCl3 की रिएक्शन कौन सी पकड़ ली थी, हाइड्रोलिसिस। आपकी बुक्स में तो ना यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है विद H2O करके, फिर लगता है रट्टे लगाए, क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा लॉजिक लेकर HOH ऐसे लिख सकता था, ऐसे अगर ऐसे लिख सकता था। देखो यहाँ पे किया क्या मैंने, R के प्लेस पे किसको ले आया H, है ना, यही है ना, बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो मेरे सेम ही घूम जाएंगे। थोड़ा सा वो याद करना आसान होगा, इसलिए कहता था 8 रिएक्शंस कराए थे, याद है ROH और इनकी PCl3 PCl5, तीसरा क्या पकड़ता था थाइमल क्लोराइड के साथ, उसे फिर पकड़ेंगे सल्फर फैमिली में जाके, ऑक्सीजन फैमिली में, क्लियर। तो यहाँ पर ये अगर रिएक्शन था R था तो इसको भी थ्राइस कर दो,
बस जहाँ पे R था वहाँ पे H ले हैं, तो क्या आ गया प्रोडक्ट थ्राइस HCl और साथ में H3। अब तो आसान रहेगा रिएक्शन याद करना, क्लियर। ऐसे ही इस साइड मेरे पास क्या आ जाएगा ROH, इसको रेड किससे किया PCl5, या फिर RCOOH, इसको रेड किया फिर PCl5। लिखवाओगे क्या मिलता था फर्स्ट में, RCl प्लस HCl प्लस गुड, एक RCl R को कंबाइन करता था, एक H को कंबाइन करते थे, और साथ में मिलता था फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और Cl थ्राइस, क्लियर। ऐसे ही अब पुनीत सारे नियम, पुनीत इसका करवाएगा कंप्लीट। हाँ, बस हुआ क्या, बीच में एक्स्ट्रा CO ले आया है ना, तो ऊपर RCl को बनाकर बैठे थे, क्या मिल जाएगा RCOCl, बाकी सारे प्रोडक्ट सेम HCl, और साथ में क्या था फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये अब कुछ क्लियर हुआ रिएक्शन लिखने का। तो यहाँ पे लास्ट सेक्शन में क्या लिख दूँ, PCl5, इसको हाइड्रोलाइज, बुक्स में तो दे रखा है वाटर, मैं वाटर को HOH लिख दूँ ताकि मुझे प्रिडिक्ट करना आसान हो जाए। अब सोच के आंसर देना, अब क्या मिलेगा, कितने, एक तो है ना। HCl से ये मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या था, एक RCl और HCl था, R को मैंने किसमें कन्वर्ट किया है H, तो 2 HCl आ गए। ये था, मैं ना कई साल पहले पढ़ाता था तो तुम बच्चों को रट्टे लगवाता था रिएक्शन करने की, भाई इनको तो रट्टा ही लगाओ। और जिस दिन से मैंने एक्सपैंड करके इकट्ठे लिखने शुरू किए, कुछ तो लॉजिक मिल गया हमें। तो यहाँ पे पक्का है क्या आ जाएगा मेरे पास, ट्वाइस HCl और साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। हो गए मेरे पूरे टॉपिक्स क्लियर। आगे मेरे पास यहाँ तक के टॉपिक्स, अब बताओ क्लियर हुए कुछ रिएक्शंस के, नहीं वैसा क्लियर। और लास्ट में मैंने अब आपके साथ क्या कर रखा था, सारे ऑक्साइड्स और फॉस्फोरस कर रखे थे क्लियर। अब बताओ क्लियर है ये रिएक्शंस, क्लियर। तो मुझे एक बार रिवाइज करा दो कि दूसरे ग्रुप में भी मैंने पूछा था, ये PCl3 है और दूसरा कौन सा था PCl5। अब सारे लास्ट हमें बताएगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी PCl3 की, है ना, क्योंकि इसमें भी तो सेम कंसेप्ट ही घूम रहा है। मेरे पास H के बेस मेरे पास Cl ले आया, इलेक्ट्रॉन तो एक ही शेयर होगा, है ना। तो अभी इसकी PCl5 की हाँ sp3 बॉन्ड बनने चाहिए 4, ये कितने बनाकर बैठा है बॉन्ड 5, अगर 5 था तो 5, क्योंकि ऑटोमोस्ट में है ही 5 इलेक्ट्रॉन, इसके 5 इलेक्ट्रॉन। ये अभी भी आपके पेपर में इसके बेस पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है। अब याद है ये हाइब्रिडाइजेशन जरूरी मुझे था, तुम लोग सारे बोल दोगे आंसर। ये तो बड़ी बात 11th क्लास से कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, और फिर तो तुम्हें से कहीं ये भी भूल कर बैठे होंगे 1 Cl, 2nd Cl और 3rd Cl, क्लियर। AB5 तो था माना मैंने, और ट्रायंगुलर प्लेन में बाइपिरामिडल। अब श्रेया मैंने यहाँ पर देख एक बॉन्ड ये दिखाई है, एक ये ड्राइंग तो मेरी खराब है, पर इतना तो क्लियर हो रहा है कि एक्सियल बॉन्ड ग्रेटर है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल, है ना। मेरी ड्राइंग खराब थी पर इतनी खराब नहीं थी, मैं दोनों को अलग अलग शो करता। यहाँ पे रीज़न था ये जो PCl एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, दिस वाज ऑलवेज ग्रेटर एज कम्पेयर टू आवर इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ये क्यों, एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा ग्रेटर था एज कम्पेयर टू आवर इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, क्यों, क्या रीज़न था। हाँ जी, कोई रीज़न स्ट्राइक करता हूँ। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि अब तक क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव को तो पकड़ के चल नहीं सकता, क्योंकि क्लोरीन तो सब जगह है, क्लियर। पर यहाँ पर क्या था, ये पेयर रिपेल हो रहा था किनसे, बाय दीज 2 बॉन्डेड पेयर। और ये जो पेयर ऊपर था इसको रिपेल कौन कर रहा था, 1 2 3। ये 11th क्लास से आपको करा रहा था। 11th में भी अगर नोट्स देखोगे ना जाके, केमिकल बॉन्डिंग लास्ट में यही क्वेश्चन डाला था, PCl5 इन दिस केस इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज लेस एज कम्पेयर टू एक्सियल। क्यों, क्योंकि इस पेयर को रिपेल सिर्फ 2 बॉन्डेड पेयर कर रहे हैं, बट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज बीइंग रिपेल्ड बाय कितने बॉन्डेड पेयर, 3। रिपल्शन क्या थी, ज़्यादा। अगर रिपल्शन ज़्यादा थी तो
दिस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव स्लाइटली अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन। ये इक्वेटोरियल प्लेन से थोड़ा सा दूर चला गया ताकि रिपल्शन लेस, एनर्जी लेस, स्टेबिलिटी इंक्रीज करते। क्लियर? दैट्स व्हाई दिस एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर। ये तुम लोग उठाओगे ना, अगर पुराने पेपर पढ़े, देखा 5-6 बार तो क्वेश्चन आ रखा है पिछले 6-7 साल से कि गिव सुटेबल रीजन व्हाई दिस बॉन्ड लेंथ्स वर डिफरेंस। क्लियर? और इसलिए याद है नितिन 11th क्लास में इक्विवेलेंट के न्यूमेरिकल जब करते थे, कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा? इक्वेटोरियल या एक्सियल, है ना? क्योंकि देख क्या भी ठीक रहा था, ऊपर नीचे एक्सियल आ गए, तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या थी? ग्रेटर। तो पक्का है ये मुझे टूट कर क्या दे देगा? PCl3 और साथ में क्या दे देगा? क्लोरीन। क्लियर? ये तुम्हारे पेपर में बड़ी बार रीजनिंग का क्वेश्चन आ रखा है, व्हाई एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर। अब तो ध्यान में रह जाएगा, बिकॉज दिस बॉन्डेड पेयर वाज बीइंग रिपेल्ड बाय कितने पेयर से? 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन मोर, एनर्जी मोर, स्टेबिलिटी लेस। जस्ट टू मिनिमाइज दिस रिपल्शन, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर मूव स्लाइटली अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन। ये थोड़ा सा इक्वेटोरियल प्लेन से क्या चला गया? दूर। जैसे ही दूर गया, रिपल्शन कम, एनर्जी कम, होगी स्टेबिलिटी क्या? कुछ क्लियर हुआ सबको? क्लियर? और अब हाइब्रिडेशन क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया था एम्प्टी ऑर्बिटल में। क्लियर? तो करके आ जाएगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। इससे देखो एक हमारा फर्स्ट ग्रुप तो खत्म। अब आप तीनों ने पहला सेकंड लेक्चर मिस किया, फर्स्ट तो याद है लगाया था, उसमें सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर किए थे। आज भी सारे वही रेपिटेशन जो हम लोगों ने कर रखा है, कर दूँ ना? हाँ जी। अब किसी के जो पेपर में आया, याद है पी ब्लॉक का क्वेश्चन आया था, ये सब तुम में से कई होंगे आ गए। ये स्ट्रक्चर तो कितने होंगे पेपर में पढ़ा है? H4P2O7, Xenon F4 के स्ट्रक्चर, अमोनिया की रिड्यूसिंग करेक्टर का कंपैरिजन कईयों के पेपर में पढ़ा। एक आपके पेपर में आया नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का किया था, कौन शो करेगा कैटिनेशन? वो फॉस्फोरस है ना? क्यों? वो P5 हाँ जी। हाँ उसके बेस पे कहा डाइएट में चला गया और टेट्राएड में चला गया। मैंने तो पूछा पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? P4 की थी, रेड फॉस्फोरस बनाया था, है ना? बनाया था रेड फॉस्फोरस, है ना? याद है? क्योंकि Pb की बॉन्ड स्टेबिलिटी की थी। ये देखो N और N और इधर P और P, यहाँ पर यही कंसेप्ट है। अब इन दोनों डायग्राम को देखकर कौन सा बॉन्ड स्टेबल लग रहा है ना? होना चाहिए था ऊपर वाला। पर पहला एलिमेंट हमेशा कौन सा करेक्टर शो करता था? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं की थी नितिन। यहाँ पर क्या था? लोन पेयर, दोनों पास। यहाँ पे लोन पेयर क्या चले गए? दूर। इसमें रिपल्शन लेस, एनर्जी लेस, स्टेबिलिटी मोर। दैट्स व्हाई PP बॉन्ड वाज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू NN। थर्मल स्टेबिलिटी में तो आपने नाइट्रोजन का ज़्यादा नहीं लिखवाया था। तो मैंने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कहा था, यहाँ पे NN सिर्फ सिंपल बॉन्ड की है, यहाँ पे कैटिनेशन में हमेशा सिंगल। और अब देख इसको नहीं, सबको कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ाते और बार बार कहा था, अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉस्फोरस की बात कर रहा था तब नाइट्रोजन के पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था। और मैंने पूछा था या तो आएगा क्वेश्चन कैटिनेशन या फिर आएगा क्वेश्चन कि NN बॉन्ड और PP बॉन्ड विच इज़ मोर स्टेबल। जब मैंने NN बॉन्ड पूछा है तो दैट मीन मैंने पूछ लिया ऑन द बेसिस ऑफ कैटिनेशन। क्लियर? तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ये शो करता है। क्यों? क्योंकि पहले में साइज स्मॉल, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन वाज हाई। सारे रीजन इसमें भी रिपीट हो जाएंगे। कैसे? ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा O2 और सल्फर एग्जिस्ट कर जाएगा S8 के बेस पे। सेम रीजनिंग के बहुत आंसर आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? अब इसके बेस पे देखो मेरे पास एक 15 ग्रुप तो खत्म। अब 15 के बाद नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट करना था? 16 ग्रुप। क्लियर? तो 16 ग्रुप में सबसे पहले अब ये ग्रुप कौन सा आ गया? 16। इसमें एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैल्यूरियम और आखिर में कौन सा आ गया? पोलोनियम। इसका 8 आगे 16 आगे क्या लिखूं? हाँ जी 24। हाँ जी 34 है ना? क्योंकि ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, ये हम किस में आ गए थे? 4। और इसके बाद आगे फिर 18 ऐड किए
और फिर आगे 32। क्लियर। अब सभी नहीं, अभिषेक मुझे इसकी लास्ट की आउटरमोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखवाएगा 84 की। हाँ 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 जी। ऑक्सीजन की क्या है? 6s2 ऑक्सीजन की क्या है? 1s2 2s2 2p 4। 6s2 तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, तो पक्का आउटरमोस्ट शेल। ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेक्स्ट आउटरमोस्ट शेल 3s2 3p4, ये आ जाएगा 4s2 4p4, ये आ जाएगा 5s2 5p4। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस फैमिली ns2। लास्ट एलिमेंट कौन सा है? पोलोनियम, और इसको कंसिडर नहीं करेंगे बीइंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट। क्लियर। और आपको कहता था ना सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे 13 14 और 15 में आगे मेरे पास +1 +2 के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर इफेक्ट। क्लियर। अब यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हर बार क्या करते थे, नेचर में अपीयरेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर। ऑक्सीजन तो आ गया हमारे पास एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट कौन सा आ गया? सल्फर। क्लियर। सल्फर याद है सबसे पहले तो 11th में पढ़ा था, कौन सा? जिप्सम। जिप्सम क्या होता था? कैल्शियम सल्फेट, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आज अभी 11th में यही टॉपिक चल रहा था, याद है? इसको कन्वर्ट करते थे पीओपी में, है ना? किस कंडीशन पे? गुड हाफ वाटर तो होता था, तब कैसे करते थे? क्या कंडीशन कर दूं जिससे कैल्शियम सल्फेट पीओपी में कन्वर्ट हो जाए? याद है टेम्परेचर का बेसिक होता था 373 केल्विन। अगर 373 से नीचे रखा तो क्या होता था? 1.5 वाटर मॉलिक्यूल वाज लॉस्ट। तो हमारे पास घूम फिर के रह क्या जाता था? कैल्शियम सल्फेट, और साथ में क्या रह जाता था? हाफ वाटर। इसे नाम देते थे हम लोग पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर। यही अगर इसको हीट कर देता अबव 373 यू गेट फॉर्मेशन ऑफ डेड बर्न्ट जिप्सम। क्लियर। ये इसलिए बोला है, तुम्हारे कंपटीशन में कई बार आ रखा है कैल्शियम सल्फेट का हेमी, हाफ हेमी हाइड्रेट। क्लियर। कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट दे सकता था इसको नाम के नहीं। हेमी मीन्स आधा वाटर का। बीच वाला कैसे बनेगा जब 373 से ऊपर करेंगे? बिलो up to 373। अगर up to 373 रखा then we get formation of POP। अगर 373 से थोड़ा सा भी ऊपर ले गया तो क्या होता है? ये भी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। then this is just known as dead burnt gypsum। टॉप वाला कौन बनता है? कौन सा? ये तो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, और के बेस पे आ गया। ऐसे ही जिप्सम के बाद सेकंड कौन सा होता है? एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में इसके वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं हमारे पास 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये ऐसे एक थर्ड और रहता है बेराइट में कॉम्पोजिशन क्या थी? BaSO4 बेरियम सल्फेट। क्लियर। और सल्फर अवेलेबल है नेचर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स। सबसे पहले मेरे पास कौन सा आ जाता है? पीबीएस लेड सल्फाइड। इसको और को नाम क्या दे रखा है? गैलेना। क्लियर। नेक्स्ट ऐसे एक और आता है जिंक सल्फाइड बेसिकली क्या था? कॉपर ब्लेंड। और एक और आता है यहाँ पर नेक्स्ट CuFeS2 कॉपर पाइराइड्स। क्लियर। ये ना दोनों मैंने इसलिए लिखे ये गैलेना के बेस पे क्योंकि याद है 10th तक तो अभी किया फ्रॉग फ्लोटेशन में क्या होता था? सल्फाइड ओर्स को लाते थे अपने सरफेस पे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉग फ्लोटेशन। उसका सोल्यूशन बनाया पाइन ऑयल में, एयर पास कर दी अंडर प्रेशर, सारा का सारा ऊपर फोम बन के आ जाता था, पूरा का पूरा सल्फाइड ऊपर आता था। क्लियर। ये फिर हम लोग रिपीट करेंगे जब मैंने आपको बताया लास्ट चैप्टर पढ़ना मेटलर्जी का। क्लियर। तो ये सारे आ गए सल्फाइड के। सेलेनियम और टेलुरियम ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइडोर्स। क्लियर। ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं एज देयर सल्फाइडोर्स। क्लियर। एक आध बार पेपर में ना ये पोलोनियम आ रखा है, क्या था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। इसका लिख लो मेरे साथ ना कैसे इसे अवेलेबल करते हैं पोलोनियम।
polonium. It is obtained as polonium. It is obtained as decay product of. It is obtained as decay product of uranium and thorium minerals. Decay product of uranium and thorium minerals. यूरेनियम एंड थोरियम मिनरल्स। क्योंकि अब ये चैप्टर सारा ना तुम्हारा फिजिक्स में आ गया, रेडियो एक्टिविटी सीरीज का। यह वहाँ पे कि नहीं अभी कर लिया ना, क्योंकि वो पहले क्या होता था, केमिस्ट्री में भी था उधर भी था, तो दोनों एक दूसरे में डालते रहते थे, वो करा देगा। फिर क्या हुआ, हमारे ऐड हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और तुम्हारे उधर ऐड कर दिया रेडियो एक्टिव का चैप्टर, उधर शिफ्ट कर दिया। अब बताओ ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक का। अब इसके बाद इनके क्या पकड़े थे, रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर। आज मैं बिल्कुल ऑफ द ट्रैक बैठा है, मैं कुछ नहीं कह रहा इसलिए, लेकिन नहीं रहना साथ साथ। और अब तेरे पीछे मैं इतनी वेट कर नहीं सकता, बाकी सबका टाइम खराब हुआ, इससे नोट कर लेना। मैं बड़ी देर से देख रहा था, मैं क्या कहना कुछ नहीं पर सासा लेकर वापस आ जा। अब देखो यहाँ तक तो क्लियर। अगर यहाँ तक क्लियर है, फिर इनके रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर पकड़े थे, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर में पहले ही सबको हाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया था, वाटर, नेक्स्ट क्या आ जाएगा H2S, नेक्स्ट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और आखिर में कौन सा आ गया टेलुरियम। पोलोनियम को पकड़ा नहीं, बीइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो अब किसी को याद है जब रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर किए थे, सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन पकड़ा था, है ना, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर भी पहला यही पकड़ ले, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। इनको नंबर डाल दूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लास्ट एलिमेंट का लिखा है TE टेलीरियम। हाँ जी, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ आ गया फर्स्ट। तो अब सारे मुझे कौन जब प्रस्तुति, मुझे इन चारों को अरेंज करा दोगे, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ है ना, गुड। इसी से हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना, यही आ गया क्लियर। फर्स्ट केस तो आसान था। इसके बाद याद है सेकंड इफेक्ट, थर्मल स्टेबिलिटी, इफेक्ट ऑन थर्मल स्टेबिलिटी। हाँ जी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो अब श्रेया बताओगे थर्मली स्टेबल कौन था, फर्स्ट या फोर्थ? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि थर्मल स्टेबल में जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रख रहा है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, OH, वहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, TE और H। TH में बॉन्ड लेंथ क्या थी, बड़ी। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं हो गया, क्लियर। अगर सेम टेम्परेचर रहता, वो बॉन्ड टूट गया और H2O ने अपनी आइडेंटिटी क्या रखी, रिटेन। तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर करता पेपर में डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर यही आया और एरोस चेंज हो गए मेरे, क्लियर। अब थर्ड क्या पकड़ते थे, इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ जी करा रखा है एसिड स्ट्रेंथ। तो वहाँ पे भी किया था ना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग करेक्टर ना, इफेक्ट ऑन एसिडिक। इसलिए थोड़ा सा अच्छा, घुमा दिया basic गया, strength ऑक्सीडाइजिंग बेसिक अभी नहीं पूछा, बेसिक छोड़ के इस बार एसिडिक पूछ लिया। तो एसिडिक है ना, टेलुरियम सबसे ज़्यादा हो गया 4। ये तुम्हारे पेपर में कितनी बार आ रखा है, प्रिडिक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर एंड H2TE। तो H2TE में क्या था, हाइड्रोजन को ब्रेक करना आसान। अगर हाइड्रोजन को ब्रेक करना आसान क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मेरे पास बॉन्ड लेंथ बड़ी थी, क्लियर। तो अगर हाइड्रोजन बाहर जा रहा है तो आगे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ करता पेपर में, अब देखो अरेंज मैंने कर दिया 4, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, क्लियर। तो एरो कौन सा लगाएं, क्लियर। अब तो क्लियर हुए क्वेश्चंस, क्लियर। वहाँ पे रिड्यूसिंग फैक्टर पूछा था आपने, तो रिड्यूसिंग फैक्टर भी सेम ही आ जाएगा कि नहीं। रिड्यूसिंग फैक्टर की प्रॉपर्टी क्या थी, ऑक्सीडाइज क्या था, ये ऑक्सीडाइज ही हो रहा था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन,
तो इसका रिड्यूसिंग फैक्टर आ गया सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे रिड्यूसिंग कराया था। आज बस मैंने आपको एसिडिक सेल करा दिया, कंसेप्ट तो सेम रहा दोनों का कि नहीं। फिर एक और वहाँ पे किया था जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, बॉन्ड एंगल। हाँ जी, किया था बॉन्ड एंगल। तो एक बार मुझे बताओगे वाटर का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है या H2TE है ना। चलो ये सबको ध्यान देना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, हाई, शेड पेयर ऊपर ऊपर है तो पोजीशन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, तो लगे वो शेड पेयर दूर जाना। क्लियर। पर एक ना वहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी क्लियर नहीं की थी, और अब जो बाकी टाइप है ना, काफ़ी टाइप तो इसी प्रॉपर्टी को समझाने में जाता है। नेक्स्ट वो क्या था, तुम लोगों ने 10th क्लास में एक पढ़ रखा है ना, कितनी करनी, 4। यस सर। अब ये जो फिफ्थ था, ये क्या था, दिस कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दिस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या था, 10th क्लास में पक्का पढ़ा होगा। SO2 क्या एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग या बोथ, है ना। 10th क्लास में ज़्यादा रट्टा लगवाते थे, SO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो पेपर में ना क्या होता है, आपको पेयर्स आने स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। एक SO2 डाल दिया, सेकंड केस मैंने आपको कौन सा डाल दिया, H2SO4। इसका मुझे था, दिस वाज हैविंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस वाज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो तुम लोग क्या करते हो, इनको ना रट्टा लगा लेते हो, एक रट्टा लगा लोगे, पेपर में क्या पता मैं कौन सा केस डाल दूँ, है ना। आपके CBSE में कई बार मैं ही डालूंगा, अगर ये केस है तो कह दूंगा गिव सुटेबल एग्जांपल्स। क्लियर। बाकी सबके एग्जांपल्स नहीं आते, तुम्हारे कंपटीशन का कॉमन क्वेश्चन क्या, पेयर्स आ जाएंगे, वी हैव टू सॉल्व देम वेदर दिस विल एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट या बोथ। तो जब ये था तो मुझे बताओगे इस SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन रेट क्या है, दूसरे ग्रुप में भी +2 बोले थे, ऑक्सीजन -2 नहीं है, ऑक्साइड है, परऑक्साइड तो नहीं है, ये तो ऑक्साइड था तो -2, तो यहाँ पे ये घूम फिर के क्या था, +4। दूसरे ग्रुप में भी आधे से ज़्यादा स्टूडेंट +2 बोले थे। क्लियर। और अब सोच कर यहाँ पे घूम रहा है सल्फर +6। क्लियर। अब मुझे इस ग्रुप की ना बताओगे, सल्फर है, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है सल्फर की, 3s2 3p4। तो बताओगे इसकी ऑक्सीडेशन रेट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। 8 तक जा सकते हैं। तुम लोगों ने मुझे एक पेज दिया NS2NP4, +6 से 6 से 2 तक 2 से 2 से 6 तक। वही हो गया। 2 से 6 क्या, 2 से 6 लिखूँ आप देखो -2 तुम्हारी से 6 वर्डिंग प्रॉपर बोलो ना। 2 to 6 बोलोगे फिर तो कोई केस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या था 6 2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो यहाँ पे -2 से लेकर कहाँ तक वेरी कर सकता है, +6। तो पता क्या, बुक्स में तो उसकी वर्डिंग देके ऐसा कंफ्यूज किया ना, तो बच्चों को मैंने ये लॉजिक ऐसे दे दिया, सल्फर क्या था +4। अब देखो ये +4 से जा सकता था अप टू सल्फर +6, है ना। ऐसे ही सल्फर +4 से ऑक्सीडेशन रेट डिक्रीज भी कर सकता था, -2। अगर ये +4 से जा रहा है +6, क्या हो रहा है नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग है। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अगर ऑक्सीडाइज तो हियर सल्फर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर +4 से क्या गया सल्फर, -2, रिड्यूस। अगर रिड्यूस था तो यहाँ पर ये क्या कर गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे अब तुम लोग बताओगे, अगर सल्फर +6 से जा सकता है ऊपर, ऊपर तो अब जा नहीं सकता, मैक्सिमम आ गया, सिर्फ अब नीचे ही आ सकता है। अगर नीचे आ सकता है तो सल्फर क्या था, -2, रिड्यूस। अगर रिड्यूस, इसलिए मुझे ध्यान देता, दिस विल ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। अब पेपर में जरूरी तो नहीं है ना यही 2 पेयर्स आए, हो सकता है यहाँ पे मैं अब आपके साथ क्या कर दूँ, पेपर में H2S, है ना। तो अब बताओगे यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन रेट है ना -2। अगर सल्फर यहाँ पर बैठा है -2, जा सकता है नीचे, अब नीचे नहीं, अब ये सिर्फ ऊपर ही जा सकता है। अगर ऊपर जा सकता है ऑक्सीडाइज, अगर ऑक्सीडाइज है तो क्या कर गया ये। क्लियर। तो पेपर में ना तुम लोग अगर ऐसे लगे करने कि उसकी ऑक्सीडेशन रेट आइडेंटिफाई और बड़ा सा आता, आउट ऑफ शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, लिखकर रेंज प्रेडिक्ट कर लो क्या इसकी रेंज है, कर सकते थे रीजनिंग के। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आ रखे हैं, CBSE में तो आ गया 2 में सॉर्ट आउट करो, व्हाई दिस एक्शन ओनली ऑक्सीडाइजिंग, व्हाई रिड्यूसिंग या बोथ। कंपटीशन में तीनों डाल दो, कह सकता था फाइंड ऑड केस हो, तो ये आ गया ऑड केस, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर रहा है, एक रिड्यूसिंग। सिर्फ SO2 था विच वाज एक्टिंग एज बोथ,
ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए। क्लियर है? कोई अब इसको रट्टा लगाने की जरूरत या लिखवाने की जरूरत, पेपर में बस तुम लोग ना ये बना दो, ये बनाकर लिख दो, सिंस in case of SO2 sulfur can increase as well as decrease its oxidation state, it can undergo oxidation as well as reduction, thus it can act as both agents। क्लियर? पर यहाँ पर क्या हुआ, सल्फर has got maximum oxidation state, now sulfur can only decrease its oxidation state, अगर डिक्रीज कर सकता है can only get reduce, जो चीज़ रिड्यूस होती है एट क्या कर गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? पेपर में ना सिर्फ ये कॉम्बिनेशन नहीं आया है, अब जो पेपर में कंपटीशन में कई बार आ रखा है H3PO2 और इधर मैंने क्या कर दिया H3PO4। क्लियर? अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, दोनों है या कुछ भी नहीं पता लग सकता। पहले तो मुझे फॉस्फोरस का, अब कौन चलता नहीं, पहले तो मुझे फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन बताओगे, +1 फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 है ना, क्योंकि अगर आउटरमोस्ट शेल की बात करूँ NH2NP3 तो रेंज लिखवा दोगे इसकी ऑक्सीडेशन रेट कहाँ से कहाँ -1 -2 -1 शाबाश, तुम लोग मुझे भगाओगे फाइव यहाँ तक तो से जाएगा। और कुछ करोगे या नहीं करोगे। -3 3 2 5 है, 5 तो कितने इलेक्ट्रॉन, -1 करूँ, -2 करूँ, -3, तो पेपर देने तुम लोगों ने अकेले बैठना है। हाँ जी, -2 कहाँ से सोचा तुम लोग ना, इसलिए तो मैंने फैमिली अब चेंज कर दी, आपकी बुक में सिर्फ ये यहाँ पे यही दिया है, ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आ रखे हैं। क्लियर? तो ये NH2NP3 कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो वेरिएशन -3 से लेकर 8 तक लेकर जाऊँ, 8 तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए था, +5 तक आ गई। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब मैं ना तुम बच्चों को डिप्रेशन में नहीं लाना चाहता, अभी छोटी क्लास में पढ़ा है, तो NH2NP3 5 इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन तीनों हाईली इलेक्ट्रॉनिक थे। ठीक है, तो अब ये -3 से लेकर 5, तो अब मुझे अभिषेक इधर बताएगा फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन रेट -1, दूसरी साइड घूमकर क्या हो गया +1, यहाँ पर। क्लियर? अब तुम में से कोई तो मुझे इसका रीजन दे देगा, इसे कर दूं ना, वो दोनों करेगा, राइट वाला सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग। अब तो क्लियर हो गया कैसे कैसे रीजन आएंगे। जब पहली बार ना मैंने भी कंपटीशन में ये पढ़ा था, तब क्या था, वो जिसको ये बेसिक याद था वो बेसिक वाला ही स्टूडेंट को कर सकता, नहीं तो कितने पेयर्स को रट्टा लगा लोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये रिड्यूसिंग है, ये बहुत है, रट्टे लगाते लगाते छुट्टी हो जाएगी। और ऑक्सीडेशन रेट के बस लॉजिक्स है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आउटरमोस्ट शेल लिखकर देखो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितने शेयरिंग कर सकता है, तो उसकी रेंज आ गई। क्लियर? तो जैसे ये किया, अभी भी अगर किसी को डाउट था, फॉस्फोरस क्या था, +1 जा सकता है +5 तक ऑक्सीडाइज, तो क्या ऐड कर गया, रिड्यूसिंग एजेंट। +1 से क्या जा सकता था, -3 रिड्यूस, तो क्या ऐड कर गया, ऑक्सीडाइजिंग। तो ये जो P+5 है, ये तो सिर्फ नीचे ही आ सकता है मेरे पास, P-3। क्लियर? ऊपर तो जाएगा ही नहीं। क्लियर? एक क्वेश्चन और पूछ लो अब इसका थोड़ा सा टिपिकल, ये जो तीनों पेयर दिए थे, ये तीनों, क्लियर, तीनों डिस्प्रोपोर्शनेशन एक्शन शो करेंगे या कोई भी नहीं, या कोई करेगा, सर जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग है ना, जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों था, ये तुम्हारे पेपर में कितनी बार आया कॉम्पिटिशन में। क्लियर? यहाँ पे ये जो SO2 था, दिस कैन गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, तो याद है डिस्प्रोपोर्शनेशन एक्शन एल्डिहाइड में नहीं की थी, कैनिजारो substance which gets oxidized as well as reduced। दूसरी बार तुम लोगों ने मुझसे डिस्प्रोपोर्शनेशन कहा किया था पॉलीमर्स में, जब LDP बनाया था, याद है, एक चेन को एंड किया था डबल बॉन्ड, एक चेन को एंड किया था सिंगल के बेस में एल्केन, एक बार एल्कीन बनाया था वो डिस्प्रोपोर्शनेशन एक्शन 2। तीसरा आज नहीं आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे आएगा, जो हमारे हैलोजन्स है, दीज आल्सो अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन एक्शन। क्लियर? ये क्लियर? अब अगर देखो एक बार ना सारे मैं आपको ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन यहीं पे खत्म कर देता, अब सोचकर आंसर देना। अब नेक्स्ट दिया Cl नेगेटिव, ClO नेगेटिव, और एक आपको कर दिया ClO4-। ये केसेस कर दिए। अब पहले तो मुझे अमन यहाँ की ऑक्सीडेशन रेट बताएगा, मुझे नहीं पता कहाँ तक वेरी करेगी Cl की।
है ना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो -1 से लेकर कहाँ तक वेरी कर सकती है +7। और अभी तुम्हें से जिसने केवीपी का पेपर दिया था ना, उनके पेपर में ये एसिड आए थे HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 सारे आए थे, विच इज मैक्सिमम एसिडिक इन नेचर। तो मुझे अच्छा क्या लगा, वो जो स्टूडेंट करके आया ना, वो क्या कहता है सर आपका लॉजिक याद था कि H को बात करो नेगेटिव 4 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो जितना नेगेटिव डिस्पर्स करूंगा रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। क्लियर? तो अब देखो पहले में है कुछ, बीच वाला दोनों करेगा। अब देखो पहले का है फाइंड करने के लिए, ये तो बैठा ही -1 में, ये नेक्स्ट Cl +1 है ना, यहाँ पे Cl क्या बैठा है +1 और यहाँ पर अब देखो लिखते ही क्लियर हो रहा था, ये बीच वाला था जो दोनों साइड मूव कर जाएगा, ये सिर्फ क्या एक्ट करेगा है ना, सिर्फ रिड्यूसिंग, और ये सिर्फ क्या करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग। और ये बीच में कल्पिट बैठा है दोनों तरफ जाने वाला, ये पेयर्स कितनी बार आ रखे हैं प्रिंट को। क्लियर? पर जिसको एक बार लॉजिक्स क्लियर हो गए सारे कर सकता था इन रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स को, क्या नहीं? हाँ जी, अब बताओ सबको क्लियर हुआ है या कोई एक स्टूडेंट है खाना सर कुछ नहीं समझ आया ये? क्लियर? कई साल पहले तो ना ये तुम बच्चे मुझे कहते हैं सर रीजन लिखवा दो, है लिखवाने की जरूरत, बस एक बार आपको टेबल क्लियर कर दी, उसी पे वर्डिंग भी खुद बना सकते हैं हम लोग, है ना। और ये आते जरूर है ऐसे कॉम्बिनेशन सॉर्टिंग, ये कॉम्पिटिशन है। और एक और थंब रूल याद रख लो आज से, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द एसिडिक स्टेट। जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उसकी एसिडिक स्टेट सबसे ज़्यादा है, एक थंब रूल सा काम आ जाता है। एक बार कॉम्पिटिशन में सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर दूंगा, तो बस आइडेंटिफाई कर लो जिसकी ऑक्सीडेशन रेट सबसे ज़्यादा है उसकी एसिडिक नेचर पक्का सबसे ज़्यादा है। क्लियर कर दो ना? हाँ जी, अब यहाँ तक तो क्लियर? हाँ जी, अच्छा चल यहीं पे याद करता हूँ क्योंकि रीजनिंग के तो क्वेश्चन क्लियर हुए। अब जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना दूसरे ग्रुप में भी, और मैंने O2, O3 सल्फर का एसिड, और वहाँ पे फिर ना आज तुम लोगों को बोरिंग लगा होगा रिएक्शन सारी। लास्ट टाइम किया था फॉस्फोरस के एसिड, नेक्स्ट टाइम आ गए थे सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये एसिड करूँगा ना फॉस्फोरिक रिपीट कर दूंगा क्योंकि दोनों में कंसेप्ट उल्टा चलता है, वो उसमें रिपीट कर दूंगा। और एक सच